Okay, students, are you able to see the screen? Yes, Yes, ma'am. ma'am. So as you can see, there is your syllabus, and we have completed 2 chapters in part A and 1 chapter in part B. So there is liberty given in the part B, political theory, but in actual book you will not find this chapter. Instead of liberty, they have given freedom, and I have checked this chapter on the online platform of official site of NCRT, and there also they have given the freedom as chapter 9 and not the liberty. So I'll check it out on others sites, and then we'll continue with this chapter. Okay, so that's why we are not doing another chapter in this part, political theory, and we'll be continuing with this, the legislative. Is it clear? Yes, ma'am. Or should I translate it into Hindi? No, ma'am. Okay. So today we are going to start the legislative. Are you able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. So what is a legislative? लेजिस्लेटिव क्या है, ये इम्पोर्टेंट क्यों है, फंक्शंस ऑफ पावर्स क्या होते हैं पार्लियामेंट के, जो इंडिया का पार्लियामेंट है उसके, लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो है वो क्या है, पार्लियामेंट कैसे कंट्रोल करता है एग्जीक्यूटिव को, और पार्लियामेंट कैसे खुद को रेगुलेट करता है, ये सारे ही क्वेश्चंस के जवाब आपको इस चैप्टर के अंदर देखने को मिल जाएंगे. As you have already studied the importance of elections and the method of election adopted in India, legislature are elected by the people and work on behalf of the people. अब जैसे कि आपने इससे पहले वाले चैप्टर के अंदर इलेक्शंस कैसे होते हैं और क्यों इम्पोर्टेंट है और क्या मेथड के अनुसार होते हैं, क्या मेथड यूज किया गया है या अडॉप्ट किया गया है इंडिया के अंदर इलेक्शंस कराने का, उसके बारे में आपने सब कुछ पढ़ लिया है. ठीक है. लेजिस्लेचर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल एंड वर्क ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल. अब लेजिस्लेचर जो है वो लोगों के द्वारा ही चुने जाते हैं और लोगों के बिहाफ पर ही वो काम करते हैं. In this chapter, you would study how elected legislature function and help in maintaining democratic government. इस चैप्टर के अंदर आप पढ़ेंगे कि जितने भी ये चुने हुए लेजिस्लेचर होते हैं किस तरह काम करते हैं और कैसे मदद करते हैं हमारे यहाँ की सरकार जो है उसको डेमोक्रेटिक तरीके से काम कराने में. You will also learn about the composition and functioning of the parliament and state legislature in India and their importance in democratic government. अब आप यहाँ पे और भी सारी चीजें सीखेंगे कि किस तरीके से ये कंपोज किया जाता है, बनाया गया है, क्या फंक्शनिंग है पार्लियामेंट की, स्टेट लेजिस्लेचर की इंडिया के अंदर, और इम्पोर्टेंस क्या है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की. इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में ये क्वेश्चंस जो यहाँ पे दे रखे हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजिस्लेचर, the functions and powers of Parliament of India, the law-making procedure, how the Parliament controls the executive, and how the Parliament regulates itself. इन सबके जवाब आप दे पाएंगे. इस पैराग्राफ और इन पॉइंट्स में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. ओके. अब क्वेश्चन उठता है, व्हाई डू वी नीड अ पार्लियामेंट, कि हमें पार्लियामेंट की जरूरत क्यों है. लेजिस्लेचर इज नॉट मेरली अ लॉ मेकिंग बॉडी. लेजिस्लेचर जो है वो सिर्फ एक कानून बनाने वाली बॉडी नहीं है. लॉ मेकिंग इज बट वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ द लेजिस्लेचर. कानून बनाना इसका एकमात्र, बाकी फंक्शंस की तरह एकमात्र फंक्शन है. इट इज द सेंटर ऑफ ऑल द डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल प्रोसेस. ये एक सेंटर होता है, जितने भी पूरा प्रोसीजर होता है डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को सेट करने के लिए, उसका एक फंक्शन है. ये सेंटर है बेसिक. It is packed with action, walkouts and protest demonstration, unanimity, concern and cooperation. अब यहाँ पर सारी ही चीजें इन्होंने बता दी हैं. यहाँ पर सारी ही चीजें बता दी गई हैं कि ये इसके अंदर क्या क्या फंक्शंस जो है वो प्रॉपरली फॉलो अप होते हैं. यानी कि यहाँ पर वॉकआउट्स, यानी कि लोग बाग छोड़ के भी चले जाते हैं. ठीक है. और लोग बाग प्रोटेस्ट करते हैं, प्रदर्शन करते हैं. यूनानिमिटी मतलब यहाँ पे लोग बाग एक मत, यानी एक जो चीज होती है उस पर अग्री भी करते हैं, और कंसर्न और कोऑपरेशन भी दिखाते हैं.
ऑल दीज सर्व वेरी वाइटल पर्पसेस, ये सारी ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस को फुलफिल करती हैं. इंडीड अ जेन्युइन डेमोक्रेसी इज इनकंसीवेबल विदाउट अ रिप्रेजेंटेटिव एफिशिएंट एंड इफेक्टिव लेजिस्लेचर. अब असल मायने जो है डेमोक्रेसी के, अगर आपको असल में डेमोक्रेसी को समझना है तो आप उस चीज को कंसीव नहीं कर सकते हो अगर आपके पास में रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, एफिशिएंट और इफेक्टिव लेजिस्लेचर नहीं है. तो यानी कि आपकी जो डेमोक्रेसी है वो आप अचीव नहीं कर सकते. आपके पास में रिप्रेजेंटेटिव भी होने चाहिए और सही तरीके से और सब प्रॉपर क्वांटिटी में, अच्छी क्वालिटी में लेजिस्लेचर भी होना चाहिए, तभी आप डेमोक्रेसी को प्रॉपरली फंक्शन कर सकते हो. The legislature also helps people in holding the representatives accountable. अब legislature के कारण ही जितने भी हमारे representatives यानी चुने हुए लोग होते हैं वो accountable रहते हैं, यानी कि हम उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई तुमने ये जो काम किया ये किस लिए किया है, और ये तभी पॉसिबल है जब हमारे पास में लेजिस्लेचर है. This is indeed the very best, very basis of representative democracy. और ये सच में ये काफी important basis होता है representative democracy का. समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. No, ma'am. Yet in most democracies, legislatures are losing central place to executive. अब फिर भी कई सारी डेमोक्रेसी ऐसी है जहाँ पे लेजिस्लेचर का जो सेंट्रल प्लेस है वो जा रहा है और वो मिल रहा है एग्जीक्यूटिव को. इन इंडिया टू द कैबिनेट इनिशिएट्स पॉलिसीज, सेट्स द एजेंडा फॉर गवर्नेंस एंड कैरीज देम थ्रू. इंडिया के अंदर भी कैबिनेट जो है, कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर्स जो है वो पॉलिसीज का शुरुआत करते हैं, सेट करते हैं एजेंडा, किस तरीके से गवर्नेंस होनी चाहिए, किस तरीके से गवर्न करना चाहिए, और फिर उसी अकॉर्डिंग करते हैं. दिस हैज लेड सम क्रिटिक्स टू रिमार्क दैट द पार्लियामेंट हैज डिक्लाइंड. और कुछ यही चीजें जो हैं देख करके क्रिटिक्स जो है उन्होंने बोला है कि पार्लियामेंट जो है वो धीरे धीरे उसका जो रोल है वो खत्म हो रहा है. बट इवन वेरी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट्स मस्ट रिटेन मेजोरिटी इन द लेजिस्लेचर. लेकिन फिर भी जितने भी स्ट्रॉन्ग कैबिनेट्स होते हैं उनको अपनी मेजोरिटी बना के रखनी पड़ती है लेजिस्लेचर में. A strong leader has to face the parliament and answer to the satisfaction of the parliament. एक मजबूत लीडर जो है उसको फेस करना पड़ता है पार्लियामेंट और उसको बाकी पार्लियामेंट को सेटिस्फेक्शन भी देना पड़ता है अपने आंसर से. आपने कई बार देखा होगा पार्लियामेंट की जो प्रक्रिया चलती है या जो उनकी मीटिंग्स होती है, बैठकें होती हैं, वहां पर सवाल जवाब किए जाते हैं. अगर आपने कोई पॉलिसी बनाई है तो किस बेसिस पे पॉलिसी बनाई है, क्या उसके आफ्टरमैथ होंगे, क्या उसके प्रोज हैं, क्या उसके कौन से, ये सारी चीजें वहां पर डिस्कस की जाती हैं और क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको आंसर देना होता है. Herein lies the democratic potential of the parliament. और यही जो चीज है यहाँ पे, जो पूरा पोटेंशियल है पार्लियामेंट का, डेमोक्रेटिक ऑर्डर जो है वो दिखता है. इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द मोस्ट डेमोक्रेटिक एंड ओपन फोरम ऑफ डिबेट. इसको देखा जाता है एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर ओपन डिबेट हो रहा है, वाद विवाद हो रहा है और अच्छे डेमोक्रेटिक तरीके से हो रहा है, यानी कि यहाँ पर प्रॉपरली हर किसी को बोलने का मौका भी दिया जाता है. On account of its composition, it is the most representative of all organs of government. अगर अब इसकी composition की किस तरीके से इसको compose किया गया है, बनाया गया है, तो उस हिसाब से ये सबसे अच्छा representative है. किसी जितने भी organs हैं हमारे, उनमें सबसे better इसको ही importance मिली है. It is above all vested with the powers to choose and to dismiss the government. ये सबसे ऊपर है जहाँ पे पास कहाँ इन्वेस्ट करनी है वो भी इसमें है और कहाँ गवर्नमेंट को हमें डिसमिस करना है वो चीजें भी यहाँ पर हैं. इस पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. मैम आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है. बाकी बच्चों को भी धीरे आ रही है? अब ठीक है? No, ma'am. मेरे को तो सही आ रही है. समीक्षा, अब आवाज आ रही है आपको? समीक्षा, am I audible to you? यस मैम. ओके. अब ये दो हाउसेस जो हैं पार्लियामेंट के, ये हमें इनकी क्या जरूरत है हमें, ठीक है? ये क्वेश्चन उठता है, व्हाई डू वी नीड टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट? द टर्म पार्लियामेंट रेफर्स टू द नेशनल लेजिस्लेचर. पार्लियामेंट का मतलब होता है नेशनल
लेजिस्लेचर, द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट इज डिस्क्राइब्ड एज स्टेट लेजिस्लेचर। अब पार्लियामेंट जो है वो बेसिकली नेशनल लेजिस्लेचर है, और स्टेट की जब बात करी जाए स्टेट लेजिस्लेचर की, तो सिंपली उसके आगे स्टेट वर्ड जो है वो ऐड हो जाएगा। पार्लियामेंट इन इंडिया हैज टू हाउसेज, हमारे इंडिया के अंदर दो हाउसेज है पार्लियामेंट के अंदर। व्हेन देयर आर टू हाउसेज ऑफ द लेजिस्लेचर इट इज कॉल्ड अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। जब किसी भी देश के अंदर दो हाउसेज होते हैं लेजिस्लेचर के, तो उसको बाइकैमरल लेजिस्लेचर बोला जाता है। The two houses of Indian Parliament are the Council of States or the Rajya Sabha and the Houses of People or the Lok Sabha. अब दोनों ही हाउसेस जो है उनका नाम है इंग्लिश में काउंसिल ऑफ स्टेट्स और हिंदी में राज्य सभा, और फिर दूसरे का नाम है हाउस ऑफ द पीपल यानी कि लोक सभा। The Constitution has given the states the option of establishing either a unicameral or bicameral legislature. हमारे संविधान के अंदर ये ऑप्शन था कि आप अपने हिसाब से यूनिकैमरल या बाइकैमरल लेजिस्लेचर जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हो। एट प्रेजेंट ओनली 6 स्टेट्स हैव अ बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब प्रेजेंट में 6 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। States having a bicameral legislatures are given below. यहाँ पे उन स्टेट्स के नाम हैं आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटका, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश, जहां पर बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। स्टेट के हिसाब से बोला जा रहा है। यहाँ पे आपको मैप दे रखा है, उसमें बता रखा है कहाँ कहाँ बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। Countries with large size and much diversity usually prefer to have two houses of national legislature to give representation to all sections in the society and to give representation to all the geographical regions or the parts of the country. अब countries जिनका size बहुत बड़ा हो और वहां पर बहुत ज्यादा diversity हो, विविधता हो, तो वो यूजुअली प्रेफर करते हैं कि वहां पे नेशनल लेजिस्लेचर के दो हाउसेज हो जो हर एक सेक्शन को समाज के रिप्रेजेंटेशन दे सके, और जितने भी अलग अलग रीजन्स हैं या हिस्से हैं कंट्री के, उन सबको मौका मिले रिप्रेजेंटेशन देने का। अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर हैज वन मोर एडवांटेज। बाइकैमरल लेजिस्लेचर का एक और एडवांटेज है, वो ये है कि ये हर डिसीजन जो है यहाँ पे रिकंसिडर किया जाता है। अब बाइकैमरल लेजिस्लेचर मेक्स इट पॉसिबल टू हैव एवरी डिसीजन रिकंसिडर्ड। इस कहने का मतलब ये यहाँ पर ये है कि अगर कोई भी डिसीजन लिया जाता है तो उसके ऊपर उसको रिकंसिडर किया जाता है कि ये देख लो इसको दोबारा से पास करने से पहले कि ये सही है या नहीं है। एवरी डिसीजन टेकन बाय वन हाउस गोज टू द अदर हाउस फॉर इट्स डिसीजन। हर एक डिसीजन जो एक हाउस के द्वारा लिया जाता है वो दूसरे हाउस में जाता है चेक करने के लिए कि भाई ये चीज सही है या नहीं है। ठीक है, दिस मीन्स दैट एवरी बिल एंड पॉलिसी वुड बी डिस्कस्ड ट्वाइस। इस चीज को मार्क कर लीजिए। इस कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे हर कोई बिल पास होने से पहले या कोई पॉलिसी बनने से पहले दोनों ही हाउसेस में डिस्कशन होता है, यानी कि उस पर 2 बार डिस्कशन किया जाता है। दिस इंश्योर्स अ डबल चेक ऑन एवरी मैटर। इससे पक्का होता है कि इसको डबल चेक किया गया है, वो कोई सा भी मैटर क्यों ना हो। ठीक है, हर एक मैटर को डबल चेक किया जाता है। If one house takes a decision and has the decision will come for discussion in the other house and reconsideration will be possible. अगर कहीं पे कोई डिसीजन लिया जाता है जल्दीबाजी में एक हाउस में, तो दूसरे हाउस में जाकर के उस पर और दोबारा से डिस्कशन होगा और उसको रिकंसिडर किया जाएगा। इस पैराग्राफ में और इससे ऊपर वाले पैराग्राफ में किसी को कोई दिक्कत तो आप लोग पूछ सकते हैं। नो मैम। नो मैम। नो मैम। ओके, अब राज्यसभा। Each of the two houses of parliament has different bases of representation. हर दोनों ही जो हाउसेस है पार्लियामेंट के, उनका अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। राज्यसभा रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स ऑफ इंडिया को। द राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ इंडिया। इट इज एन इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड बॉडी होती है। रेसिडेंट्स ऑफ द स्टेट इलेक्ट मेंबर्स टू स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। जो रहने वाले हैं किसी पर्टिकुलर स्टेट के, वो मेंबर्स चुनते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के। The elected members of state legislative assembly in turn elect the members of Rajya Sabha. अब यही जो elected members होते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव के, ये नेशनल लेवल पे जो है हमारा राज्यसभा, उसके मेंबर्स को चुनते हैं। We can imagine 2 different principles of representation in the second chamber. हम इमेजिन कर सकते हैं कि अलग अलग प्रिंसिपल, 2 अलग तरह के प्रिंसिपल जो है रिप्रेजेंटेशन के लिए चुने जाते हैं सेकेंड चैम्बर में। One way is to give equal representation to all parts of the country irrespective of their size or population. पहला तरीका तो ये है कि हर एक हिस्से को रिप्रेजेंट किया जाएगा कंट्री के, भले ही वो कैसा ही हो, वहां की पॉपुलेशन कुछ ही हो या साइज कुछ भी हो। We may call this as
सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन, यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन। On the other hand, parts of the country may be given representation according to their population। और दूसरी चीज जो है वो ये है कि भाई उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है, उनको उसी तरीके से देखा जाता है। The second method means that regions or parts having larger population would have more representatives in the second chamber than regions having less population। इस second method के अंदर ये माना जाता है कि रीजन और हिस्से जो अलग अलग हैं पॉपुलेशन के, उनको अलग अलग उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से उनको रिप्रेजेंटेटिव्स मिलेगा सेकंड चैम्बर के अंदर। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? मैम वापस बताना यही वाला। इसमें ये बोला जा रहा है, दो तरीके से आप इस चीज को समझ सकते हैं। पहली चीज तो ये बताई गई है राज्यसभा के अंदर किस तरीके से मेंबर्स को चुना जाता है। उसका पहला तरीका तो ये है कि स्टेट के अंदर जो लोग चुने जाते हैं वही आगे जाकर के राज्यसभा के मेंबर्स को चुनते हैं। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ से आ रहे हैं, किधर से आ रहे हैं, उन सबको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। ठीक है, ये डिपेंड नहीं करता कि इंडिया के अंदर अगर राजस्थान जो है वो सबसे बड़ा स्टेट है तो वहां से ज्यादा मेंबर्स चुने जाएंगे, या गोवा जो है वो सबसे छोटा स्टेट है तो वहां से बहुत कम मेंबर्स चुने जाएंगे। नहीं, इक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है सबका। दूसरा है जो है वो तरीका वो आता है बेसिकली उनकी पॉपुलेशन पे बेस्ड। जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला, फर्स्ट वाला है उसके बिल्कुल अपोजिट, की यहाँ पे पॉपुलेशन ऑब्वियस सी बात है ज्यादा होगी और यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो कम होगी, तो पॉपुलेशन के बेसिस पे दूसरा वाला तरीका है कि किसको कितना रिप्रेजेंटेशन मिलेगा। अगर कहीं पर पॉपुलेशन ज्यादा है तो वहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स चुने जाएंगे सेकेंड चैम्बर के लिए, और अगर कहीं पे पॉपुलेशन कम है तो वहां पे कम लोग चुने जाएंगे। समझ में आया? यस मैम। इन द यूएसए एवरी स्टेट हैज इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेनेट। अब यूएसए के अंदर हर जगह पे इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है सेनेट के अंदर। दिस एंश्योर्स इक्वालिटी ऑफ ऑल द स्टेट, और ये पक्का करता है कि सारी ही स्टेट्स को इक्वली ट्रीट किया जाता है। बट दिस ऑल्सो मीन्स दैट अ स्मॉल स्टेट वुड हैव द सेम रिप्रेजेंटेशन एज द लार्जर स्टेट। और इसका मतलब ये भी है कि भाई जितनी बड़ी कोई दूसरी स्टेट होगी उसको भी उतना ही रिप्रेजेंटेशन मिलेगा जितनी की छोटी स्टेट हो। The system of representation adopted for the Rajya Sabha is different from that in the USA। अब जो हमारे यहाँ पे राज्यसभा में चुना गया है रिप्रेजेंटेशन का सिस्टम, वो यूएसए से बिल्कुल डिफरेंट है। The number of members to be elected from each state has been fixed by the 4th schedule of the constitution। अब यहाँ पे किस तरीके से मेंबर चुने जाएंगे हर स्टेट के, वो नंबर फिक्स्ड है 4th शेड्यूल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उससे। अब वो क्या है वो आगे पढ़ेंगे। What would happen if we were to follow the American system of equality of representation in Rajya Sabha? क्या होगा अगर हम अमेरिकन सिस्टम को राज्यसभा के अंदर अपना लेंगे, यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन वाली चीज को। अब उत्तर प्रदेश जो है उसकी पॉपुलेशन 1998 के अंदर करीब 12 लाख थी, और नो ओके वेट अ मिनट, ओके जो उत्तर प्रदेश था उसकी पॉपुलेशन जो है वो 1998.12 लाख थी। ठीक है, वो उनको इक्वल सीट दिए जाए, कंपेयर करें उसको सिक्किम से, सिक्किम की पॉपुलेशन जो है वो 6.10 लाख ही है, तो ये अपने आप में थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बायस्ड हो जाएगा। Uttar Pradesh, with a population of 1998.12 lakhs, would get seats equal to that of Sikkim, whose population is only 6.10 lakhs. The framers of the constitution wanted to prevent such discrepancy। अब इसी तरह का जो discrepancy है, equality को ना रखते हुए, मतलब कि ये सही नहीं होगा, वहाँ की ज्यादा है population और यहाँ की कम है, और equal representation दे देंगे तो वो सही नहीं रहेगा। इस चीज को ध्यान में रखते हुए उन्होंने काम किया। स्टेट्स विद लार्जर पॉपुलेशन गेट मोर रिप्रेजेंटेटिव्स देन द स्टेट्स विद स्मॉलर पॉपुलेशन गेट। अब यहाँ पे ये चीज रखी गई कि जो बड़ी स्टेट है जहाँ ज्यादा पॉपुलेशन है वहां से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव्स लिए जाएंगे, और जो छोटी पॉपुलेशन वाली स्टेट है उनको कम मिलेंगे। ये चीज इन्होंने करी है। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? नो मैम। अब इसीलिए यहाँ पर 10 a more populous state like Uttar Pradesh sends 31 members to the Rajya Sabha, while a smaller and lesser populous state like Sikkim has 1 seat in the Rajya Sabha। अब इसीलिए यहाँ पर जो
ज्यादा पॉपुलर यानी कि ज्यादा पॉपुलेशन वाली स्टेट है उत्तर प्रदेश, वहां पर से करीब 31 मेंबर्स को चुना जाता है राज्यसभा के अंदर। और जो छोटी स्टेट्स हैं जैसे कि सिक्किम, वहां से सिर्फ 1 मेंबर को चुना जाता है राज्यसभा में। ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा, ये अच्छा एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, इसको आप अपने आंसर के अंदर भी रेफर कर सकते हो। मेंबर्स ऑफ राज्यसभा आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 6 years। अब जो राज्यसभा में काम करने के लिए मेंबर चुने जाते हैं वो करीब 6 साल के लिए चुने जाते हैं। दे कैन गेट री इलेक्टेड, वो री इलेक्ट हो सकते हैं। ऑल मेंबर्स ऑफ राज्यसभा डू नॉट कंप्लीट देयर टर्म एट द सेम टाइम। सारे मेंबर्स जो है राज्यसभा के वो अपना कार्य जो टेन्योर है, टाइम पीरियड जो है वो सेम टाइम पे नहीं करते हैं। Every 2 years, 1/3 of members of Rajya Sabha complete their term and elections are held for those 1/3 seats only। अब हर 2 साल बाद वापस से यहाँ पे इलेक्शन कराए जाते हैं और 2/3 सीट्स के लिए, और वो बदलते हैं। ठीक है, 1/3 मेंबर्स जो है वो राज्यसभा के कंप्लीट करते हैं अपना टर्म और वो जाते हैं और उनकी जगह दूसरों के लिए इलेक्शन होते हैं। दस द राज्यसभा इज नेवर फुली डिसॉल्व, इसलिए राज्यसभा कभी भी पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं होती, कि खाली नहीं होती है। Therefore it is called the permanent house of the parliament, इसीलिए इसको परमानेंट हाउस बोला जाता है पार्लियामेंट का। The advantage of this arrangement is that even when the Lok Sabha is dissolved and elections are yet to take place, the meeting of Rajya Sabha can be called and urgent business can be conducted। अब इसका अरेंजमेंट का फायदा ये है राज्यसभा का कि वो डिसॉल्व नहीं होती। उसका फायदा ये है कि कभी लोकसभा डिसॉल्व हो भी गई और इलेक्शंस होने भी हैं तो भी राज्यसभा की मीटिंग जो है वो कराई जा सकती है अर्जेंट बेसिस पे। इसको ऐसे समझिए कि राज्यसभा जो है वो 6 साल का टेन्योर, जैसे हमने पढ़ा टाइम पीरियड उनका 6 साल का रहता है। लोकसभा के जो इलेक्शन होते हैं उसका टेन्योर 5 साल का होता है। तो वहां के अगर इलेक्शन होने भी हैं और यहाँ के जो मेंबर्स हैं वो बने रहेंगे, वो वहां के लिए एलिजिबल रहेंगे, क्योंकि वहां हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स जो है राज्यसभा के उनका समय पूरा होता है। ये मैथ्स है यहाँ पर, बेसिकली ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। और 1/3 जब क्या कहते हैं टेन्योर कंप्लीट करके चले जाते हैं तो जो बाकी का 1/3 सीट्स खाली हुई हैं वो उनके लिए दोबारा से इलेक्शन कराए जाते हैं। समझ में आया? किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am. Apart from the elected members, Rajya Sabha also has 12 nominated members. The president nominates these members. These nominations are made from among those persons who have made their mark in the fields of literature, science, and art and social service। अब ये इलेक्टेड मेंबर्स जो है राज्यसभा के अंदर, उसमें करीब 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं जो प्रेसिडेंट के द्वारा चुने जाते हैं, और इनका नॉमिनेशन इस बेसिस पे होता है कि इन्होंने अपनी अपनी फील्ड में बहुत महान काम किया है। वो लिटरेचर हो सकती है, साइंस हो सकती है, आर्ट हो सकती है और सोशल सर्विस हो सकती है। क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, so that's it for today। आज हम इतना ही करेंगे। Please conjure up your problems related to this chapter। We will discuss all of your problems in our next class, which will be on Monday. Till then, keep reading and I'm going to send you a link for your next class. Okay?